शक्तियों के बारे में। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप मेरी वीडियोस व्यू करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो सके और मैं अच्छी वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए ला सकूँ। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और वीडियो पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए आज आगे देखते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी कार्य किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि उनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य मानी गई है। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि हम उनको समझ सकें आसानी से, हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए। तो देख लेते हैं कितने भागों में डिवाइड किए। सबसे पहले आते हैं कार्यकारी शक्तियां, दूसरा है आपका विधायी शक्तियां, तीसरा है आपका वित्तीय शक्तियां, चौथा है आपका न्यायिक शक्तियां, पांचवा है आपकी कूटनीतिक शक्तियां, छठवा है आपका सैन्य शक्तियां और सातवां है आपकी वीटो पावर, जो कि अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इन पार्ट्स में हमारी भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्यकारी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है और शासन संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो उसी के माध्यम से किए जाते हैं, उसी के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका नहीं कहा गया है, वह एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है क्योंकि कोई भी कार्य अगर राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं तो उसके लिए संसद की अनुमति या मंत्रिमंडल की अनुमति आवश्यक मानी गई है। अब देखिए कार्यकारी शक्तियों में क्या कहा गया है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है तो सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसी प्रधानमंत्री के माध्यम से ही अन्य मंत्रियों की यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पीएम की नियुक्ति। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट आता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित उस क्षेत्र को घोषित कर सकता है या चाहे तो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति के लिए किसी भी एक आयोग की स्थापना कर सकता है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग की स्थापना कर सकता है। थर्ड आता है इसमें कि राष्ट्रपति अगर चाहे, उसको लगता है कि किसी भी एक क्षेत्र में अगर पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जातियां अगर ज़्यादा रहती हैं तो उस क्षेत्र को ही अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, ये तो थे कार्यकारी शक्तियां हमारे राष्ट्रपति की। इसके अलावा सेकंड आती हैं आपकी विधायी शक्तियां। देखिए विधायी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विधायी शक्तियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आप उनको समझें किस तरीके से विधेयक पारित किया जाता है और क्यों राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक की गई है। सेकंड आता है आपका विधायी शक्तियां। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं जब हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं और संसद का प्रथम अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। इसके अलावा
भारतीय संविधान में इसका भी वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो संसद की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और संयुक्त अधिवेशन का भी आह्वान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके अलावा कि जो विधेयक जो पारित किया जाता है, यानी कि जब विधेयक संसद में लाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, क्योंकि जब वो संसद से पास कर दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो अधिनियम बन पाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात और जानने योग्य ये है कि कुछ विधेयकों में तो राष्ट्रपति की अनुमति बाद में ली जाती है, लेकिन कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेना अनिवार्य किया गया है। देखिए इसमें पहला है आपका, वह संसद के सत्र को संबोधित करता है, संसद की बैठक बुला सकता है, या फिर स्थगित भी कर सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त अधिवेशन का भी आह्वान कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो थे विधायी से संबंधित कुछ बातें। इसके अलावा क्या होता है, जो राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कला, समाज सेवा या किसी अपने क्षेत्र में सर्वोपरि व्यक्ति को समाज सेवा से अगर वो जुड़े हैं तो वो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा जो संसद लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय जो कि उनका जो वेटेज होता है वो बहुत कम होता है संसद में, उनको भी राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड आता है आपका राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करना। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो विधेयक से संबंधित जो मैंने बात आपको बताई है कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की अनुमति बाद में आवश्यक होती है, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक किया गया है। यानी कि ऐसे विधेयक हैं, देखिए उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा धन विधेयक होता है और जो संविधान संशोधन जो विधेयक पारित किए जाते हैं संसद में, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक की गई है। और 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्य किया गया है। ठीक है, और धन विधेयक से संबंधित भी राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए जब विधेयक लाया जाता है संसद में या फिर वो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जाता है और वो पारित किया जाता है, उसके बाद जब राष्ट्रपति अगर उस पर अनुमति नहीं देता है तो वो विधेयक तो वो अधिनियम नहीं बन पाता है, वो निरस्त हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में कि वह उस पारित विधेयक पर अपनी अनुमति दे। ठीक है, अब देखिए थर्ड आता है आपका वित्तीय शक्तियां। देखिए वित्तीय शक्तियों में क्या कहा गया है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी धन विधेयक से संबंधित,
तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में यह अधिकार प्रदान किया गया है कि धन विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक जब लाया जाता है संसद में, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक किया गया है। यानी कि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की स्थापना करता है। इसके अलावा वह वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आसान भाषा में केंद्रीय बजट भी कहते हैं, संसद के समक्ष पेश करता है। ठीक है, विवरण पेश करना। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संचित निधि का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 266 के तहत और आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 के तहत किया गया है। तो इससे संबंधित जो कुछ शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो अनुच्छेद 267 के तहत कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी व्यय से संबंधित भुगतान आवश्यक है, तो वह चाहे तो अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय के लिए भुगतान कर सकता है। ठीक है, ये तो थी आपकी वित्तीय शक्तियां। इसके बाद आता है आपका न्यायिक शक्तियां। चौथा है आपका न्यायिक शक्तियां। देखिए, न्यायिक शक्तियां जैसे कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। तो पहला तो उसमें ये लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपका कि आर्टिकल 143। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 143 के तहत भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी मामले से संबंधित राष्ट्रपति चाहे तो वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, लेकिन वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 143 में कहा गया है सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। थर्ड आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, आर्टिकल 72 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी मामले से रिलेटेड अगर सजा प्रदान की गई है या मृत्युदंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति की जो सजा की अवधि है उसको कम कर सकता है, प्राणदंड को स्थगित कर सकता है, और चाहे तो उसको बरी भी कर सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। ये थी आपकी न्यायिक शक्तियां। इसके बाद आते हैं आपकी न्यायिक शक्तियों के बाद आते हैं आपकी कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध से जो रिलेटेड कार्य होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। पांचवा है आपका कूटनीतिक शक्तियां। देखिए, इसमें क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के ही नाम पर किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। तो बोल
इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित कार्य। इसके बाद 6 आता है आपका सैन्य शक्तियाँ। देखिए सैन्य शक्तियों में क्या होता है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे सैन्य बल होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी हमारा राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना है उनके जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि सैन्य बलों जैसे कि वायु सेना, जल सेना और थल सेना से के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी राष्ट्रपति की नॉर्मल शक्तियाँ। अब हम पढ़ते हैं वीटो पावर के बारे में, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्लीज उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके 3 टाइप हैं। लास्ट आता है आपका वीटो पावर। देखिए वीटो पावर को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अत्यंतिक वीटो, सेकंड है आपका निलंबनकारी वीटो, और थर्ड है आपका पॉकेट वीटो। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जो अत्यंतिक वीटो होता है, वीटो पावर से संबंधित सबसे पहले तो देख लेते हैं वीटो पावर क्या होता है। देखिए वीटो पावर क्या होता है कि जब कोई भी विधेयक पारित किया जाता है सदन में तो राष्ट्रपति को की अनुमति के बिना वो अधिनियम नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति को यह प्रदान की गई ये शक्तियाँ अलग अलग स्टेप में कि वह चाहे तो उसको उस अधिनियम को अपने पास, उस विधेयक को अपने पास रख सकता है या उसको उस पर नो बोल सकता है, यस बोल सकता है, चाहे तो उसको खत्म भी कर सकता है। तो उसी के आधार पर इन वीटो पावर को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं अत्यंतिक वीटो क्या होता है। देखिए ये वो वीटो होता है कि जब विधेयक संसद में पारित किया जाता है उसके बाद जब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह चाहे तो उसको अपने पास रख सकता है, उसको लौटा सकता है या उस पर अनुमति नहीं दे सकता है। ठीक है, उसको अपने पास ही रख सकता है। तो अत्यंतिक वीटो में बेसिकली क्या है कि राष्ट्रपति क्या करता है इसमें कि उस विधेयक को अपने पास ही रख लेता है। तो कुछ समय बाद वह जो विधेयक होता है वो रद्द हो जाता है और वो अधिनियम नहीं बन पाता है। यही है शक्ति अत्यंतिक वीटो के बारे में। लेकिन ये बेसिकली कब होता है? ये होता है, पहला तो है आपका जब वह विधेयक संसद के ऐसे सदस्य द्वारा लाया जाता है जो मंत्री नहीं होता है। सेकंड इसमें ये होता है, पहला लिख देती हूँ मैं आपको, ऐसे व्यक्ति द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा जो मंत्री ना हो। ठीक है, सेकंड तब कर सकता है राष्ट्रपति ऐसा कि जब विधेयक लाया गया हो और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, तो जो नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है वह राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अनुमति देने से मना करे। उन्हीं 2 स्थितियों में यह अत्यंतिक वीटो को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि जब विधेयक संसद में पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसको यस कर सकता है, नो कर सकता है या उसको लौटा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति पहली बार में उस विधेयक पे नहीं देता है तो वो संसद को उसमें संशोधन करने के लिए भेज देता है। लेकिन जब संसद उस विधेयक को उसमें संशोधन करके या ना करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा उस
विधेयक को निलंबित नहीं कर सकता है। ये था निलंबनकारी वीटो। ठीक है। थर्ड आता है आपका पॉकेट वीटो। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है कि जब विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की भेजा जाता है, सेम प्रोसेस है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि ना उस पर अपनी हाँ करता है ना उसको लौटाता है, सिर्फ वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो विधेयक होता है वो अधिनियम नहीं बन पाता और वो रद्द हो जाता है। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि अपने पास उसको रख लेना, तो वो कहलाता है पॉकेट वीटो। ठीक है। ये तो थे हमारी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।